प्रस्तुत शो सूर्यास्त के पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था। इसे बनाने का उद्देश्य आप तक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी पहुंचाना है। इसमें संबंधित विषय को आपके समक्ष प्रकट करने का प्रयास किया गया है। तत्संबंधी कार्य करते समय अगर जाने अनजाने में किसी व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुंचे तो सारथी सेवा समूह क्षमा प्रार्थी है। इसमें बताए गए तथ्य या जानकारी की जिम्मेदारी पूरी तरह सारथी सेवा समूह नहीं लेता। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862। बोले देवाधिदेव आदिनाथ भगवान ने की, बोले 1008 महावीर स्वामी की, गुरुवर आचार्य 108 विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की, बोले कुंतु सागर जी मुनि महाराज जी की, 105 एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी की। एलक श्री सिद्धांत सागर जी के निर्देशन में सारथी सेवा समूह लेकर आया है एक अनोखी श्रृंखला, जिसमें हम रोज एक हर विषय पे कुछ चर्चा कर रहे हैं और निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। सो आइए आज चौथा दिन वाक युद्ध का शुरू करते हैं। हे लक्ष्मी के चरणों में निवेदन कि हे लक्ष्मी आप शुरू करें। इच्छा भी मनुष्य शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और शिक्षा राष्ट्र का भविष्य। राष्ट्र रक्षा की दृष्टि से किसी भी राष्ट्र को बर्बाद करना हो तो उसकी शिक्षा को बर्बाद कर दिया जाए तो वह राष्ट्र एक दिन बर्बाद हो जाता है, और शिक्षा को यदि संभाल लिया जाए तो राष्ट्र उन्नतिशील हो जाता है। इस सूत्र को अवधारित करते हुए, इस सूत्र को आत्मसात करते हुए यहां पर वर्तमान शिक्षा की समीक्षा और वर्तमान शिक्षा के साथ साथ नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर चर्चा के लिए हम आज यहां पर बैठे हैं। हम क्या ये मानते हैं कि भारत के आजाद हुए, जहां 70 साल से अधिक हो चुके हैं, 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, वहीं पर आज तक कोई स्थायी शिक्षा नीति नहीं बन पाई है। सन 1968 में इंदिरा गांधी ने शिक्षा नीति बनाई, सन 1986 में राजीव गांधी ने शिक्षा नीति बनाई, और इस 2020 में शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी। लेकिन इनसे राष्ट्र रक्षा कितनी संभव हो पाई है, ये बिंदु अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और इस पर चर्चा के लिए हमने कुछ मेहमानों को आमंत्रित किया है, उनका परिचय दे। इसके पहले एक रिपोर्ट आपके लिए सामने देना चाहते हैं। वह रिपोर्ट यह है कि संस्कार शून्य शिक्षा बहुत पहले से चली आ रही है, और स्वकीय निजी विद्यालयों की एक आई हुई बड़ी भीड़ शिक्षा के सूत्रों को तहस नहस कर रही है। कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति को बहुत श्रेष्ठ माना जा रहा है। यह कितना सही कितना भ्रामक, इस पर भी हम आपको कुछ तथ्य सामने देंगे। कॉन्वेंट धर्मांतरण का केंद्र क्यों बन गया, और इसके साथ मदरसाएं आतंक का एक बड़ा भारी केंद्र क्यों बन गया, जिस पर समय समय पर चर्चा होती है। तो यह शिक्षा किस तरीके से भारत देश की संस्कृति को उन्नति की ओर ले जा रही है या पतन की ओर, इस पर चर्चा होना है। तो आज के मेहमान हैं, आज की हमारी पहली मेहमान है श्रीमती दर्शन जी जैन, नागपुर से जो आई हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, पूर्व विधायक देवरी क्षेत्र। आप आचरण के प्रधान संस्थापक हैं, संपादक हैं, और आप 33 वर्षों से पत्रकारिता में संलग्न हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं मनोज जैन सक्सेस। आप हमारे क्षेत्र के
बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। आपने काफ़ी छात्रों को प्रतियोगिताएं परीक्षाएं पास कराई हैं और आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। हमारे आज के चौथे मेहमान हैं आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के बाल्य ब्रह्मचारी शिष्य धीरज भैया जी। तो अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। हम अपनी बात को शुरू करते हैं कि माननीय श्री सुनील जी, आप विधायक रहे हैं। विधानसभा में शिक्षा के संबंध में कई प्रस्ताव आते जाते रहे होंगे। आपने इस वर्तमान शिक्षा नीति के परिवर्तन को किस रूप में देखा है? माइक इलक श्री सिद्धांत सागर जी के चरणों में नमन। इच्छामी महाराज जी, धीरज भैया जी और सारथी सेवा समूह सागर के सभी हमारे वो नौजवान साथी जिन्होंने एक नई शुरुआत महाराज जी के साथ मिलके की। महाराज जी के साथ अगर बहुत सारे लोग न जानते हों तो ये कोविड वाला समय चल रहा था महाराज जी, इसलिए आने में हमारा विलम्ब हुआ है, वरना मुझे याद है मैं आपसे विगत 2500 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और महाराज जी कहाँ बेगमगंज, कभी गैरतगंज, कभी कहीं भी रहे, मैं कई जगह कई स्थानों पर महाराज जी के पास बराबर जाता रहा। महाराज जी इस तरह के नए नए प्रयोग हमेशा से करते रहे। मतलब एक नई चीज़, नए विचार समाज में कैसे दिए जाएं, तो ये हमारे एलक श्री सिद्धांत सागर महाराज जी ने हमेशा किया है। हालांकि एक बात और याद आ गई इस मौके पर, ज्ञान सागर महाराज जी के, वो भी इस तरह के नए प्रयोग बहुत करते रहे महाराज जी। जो अभी अभी इतनी बड़ी एक घटना हो गई महाराज जी, वो हमारे बीच नहीं है आचार्य जी, लेकिन वो भी शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को, जैन समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करना, ये वो बहुत करते थे। और ये महाराज जी अब आपके द्वारा पिछले मुझे लग रहा है 2-3 महीने में तो महाराज जी अगर वो कलेक्शन किया जाए अखबारों का तो इतनी बढ़िया पुस्तक निकलेगी, इतनी बढ़िया हेडिंग और इतने अच्छे समाचार रीराइट करके जो आप लोग महाराज जी के प्रवचनों को संकलित किया है और खूब अच्छे छपे हैं। मतलब उनकी तो हेडिंग ही देख के लोगों, हेडिंग से ही महाराज जी पूरे शरीर में वो समाचार का वो चला जाता था, उद्देश्य, पर्पस जो भी है, सिर्फ हेडिंग से ही चला जाता था कि क्या है इसके अंदर। तो ये एक अच्छी शुरुआत महाराज जी यहाँ पर मकरोनिया में आपके द्वारा अच्छी हुई। और जो 22 तारीख से 29 तक जो एक नए नए टॉपिक्स शुरू किए गए, वर्तमान में किन चीज़ों की आवश्यकता है या क्या उन पर वाक युद्ध होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, उसमें आज का जो आपका शिक्षा के क्षेत्र का एक टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया है महाराज जी। ये बात सही है कि शिक्षक राष्ट्र का भी निर्माता, और जो शिक्षा हमारी है अगर वर्तमान परिवेश में बच्चों के अंदर, चूँकि वही राष्ट्र के निर्माता होते हैं बच्चे, उनको अगर संस्कारवान न बनाया जाए, मात्र शिक्षा थोपी जाए, यही चल रहा है महाराज जी। बच्चों को पहले भेजते थे 5 साल के बाद स्कूल में, आज 3 साल से ही उनने कहा प्ले स्कूल में डाल दो, किड्स स्कूल में डाल दो, LKG हो रही, UKG हो रही, एंड देन फिर 5 साल के बाद वो फर्स्ट में आता है, फर्स्ट क्लास में 5 साल के बाद आता है। और उसका खेलना कूदना जिस समय घर में होना चाहिए वो घर के बाहर हो रहा है। संस्कार जहाँ से बच्चे में सबसे प्रारंभिक संस्कार होते हैं, वो संस्कार जो माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी जिनसे मिलते हैं, जिनसे वो सीखता है, वो सब खत्म करके बस उठाया और बच्चे को स्कूल भेज दिया ताकि आप लोग घर में बाकी चैन से बाकी लोग अपना काम कर लें। और फिर बच्चा आया, उनने कहा थक गया, चलो खाना खाओ, और बच्चा सो गया। ये प्राइमरी की बात कर रहे हैं महाराज जी। गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल, चूंकि बात कॉन्वेंट से भी रिलेटेड है, आपने भी इस बात को कही, वो बात भी चर्चा में आएगी।
लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को कम पढ़ाना चाहते हैं, लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। महाराज जी ऐसा क्यों हो गया ये? अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं है तो आप बंद कर दें, या पहले तो गवर्नमेंट ही स्कूल होते थे, प्राइवेट तो अभी आए हैं ये 20 साल से। महाराज जी ये सौभाग्य मुझे मिला, ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ स्कूल्स का, कॉलेज का, उस समय में मध्य प्रदेश की विधानसभा में था 93 में। 93 से 98 के बीच में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो जगह जगह ये बात सामने आई कि हर गांव में स्कूल चाहिए, हर पंचायत में स्कूल चाहिए, भैया स्कूल खोल दो, कोई बड़ी चीज़। फिर बिल्डिंग भी चाहिए, बिल्डिंग खोलना बड़ा बजट का काम हो जाता है। बिल्डिंग के बाद बच्चे बढ़ेंगे तो स्टाफ बड़ा चाहिए, उन्होंने कहा 1 शिक्षक या 5 चाहिए और 7 चाहिए। तो इतने लेकिन बीच में मैं एक बात कहूं कि आपके 93 से लेकर के 98 के बीच में शिक्षा का जो विनाश हुआ है मध्य प्रदेश में जी, उसमें शिक्षा कर्मी, संविद शिक्षा, गुरुजी, बिल्कुल, और ये सारी की सारी चीजें मानी तो बहुत बढ़ी गई है, सही में, लेकिन ये आप लोगों पर आरोप है कि आप लोगों ने शिक्षा का विध्वंस कर दिया। नहीं, इसका हम बिल्कुल जवाब देंगे महाराज जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां आप बैठे हैं यहां से जो संदेश जाएगा पूरी समाज में जाएगा, और जैन समाज का संदेश महाराज जी पूरे मान के चलो कि देश भर में फैलता है। अगर आप लोगों ने जरा सा बीड़ा उठाया कि आंगनबाड़ी के केंद्रों में अंडे का वितरण नहीं होगा तो खट से कैंसिल हो गया वो। लेकिन आप लोगों ने तो, आपकी पार्टी, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, प्रयास उस किया। पार्टी ने तो ये कहा कि नहीं हम अंडा बांटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं महाराज जी, क्या हुआ, ये बात कुछ लोग जो अधिकारी होते ना, समझाने वाले होते, वो बड़े, वो वही एक है कि गवर्नमेंट जो है ना वो एक्चुअली में ब्यूरोक्रेट्स चलाते महाराज जी। पॉलिटिशियंस जो आदेश भी करेंगे तो फिर फाइल रिवर्स करके भेजेंगे। नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के पोषण के लिए, उनको प्रोटीन के लिए ये आवश्यक है। महाराज जी ये बात तो सत्य है कि 10% ही लोग होंगे जो शाकाहार होंगे, 90% तो आज भी मांसाहारी है, और ये भी है नहीं, मांसाहारी हो ये विषय एक अलग है, लेकिन आपकी सरकार जो रही कांग्रेस की, यदि ये राजनीति से थोड़ी सी टच करके अपन बात करते हैं तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि जो आपके मुख्यमंत्री रहे या मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे या उच्च शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने दावे के साथ किया कि अंडा बटेगा ही, चाहे कोई कुछ भी कर ले। हम लोग महाराज जी मिले, जाके हम लोगों ने अनुरोध भी किया, उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूं, करते हैं, लेकिन वो करते करते में तो लेकिन आज भी तो कोई ब्यूरोक्रेसी है जिससे कि उन्हें अंडा बंद कर दिए। नहीं, क्या है शिक्षा नीति, प्लीज एक मिनट, जो बात ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेसी 15 महीने की सरकार में थी, वो ब्यूरोक्रेसी आज है, तो वो आज क्यों नहीं उसके लिए डिनाइट कर पा रही है? महाराज जी हम बिल्कुल मान रहे, वो चीज हम लोग प्रयास में लगे रहे और हम लोगों को सफलता नहीं मिल पाई, मिलने की उम्मीद पूरी थी, नहीं मिल पाई, और गवर्नमेंट बदल गई। उसके लिए हम निश्चित रूप से महाराज जी क्षमा प्रार्थी हैं। जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अंडा का और शिक्षा का संबंध क्या है? नहीं, अंडा ही खाने से, बच्चों को स्कूल में अंडा बांटने से एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं अगर आपकी बात को, कि जब पीवी नरसिम्हा राव भारत देश के प्रधानमंत्री थे तो वोट बैंक को कबाड़ने के लिए उन्होंने शिक्षा के साथ मध्याह्न भोजन जोड़ दिया, और मध्याह्न भोजन जोड़ने के कारण सबसे ज्यादा शिक्षा में अगर भ्रष्टाचार आया है तो मध्याह्न भोजन के कारण आया। और शिक्षक, हेडमास्टर और दुनिया के सारे फसाद, यदि ये सच है, सुनील जी इसको माने या ना माने बातें का लगे, देखिए अपन उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है। तो मैं कहता हूं कि शिक्षा को अगर दिशा भ्रमित किया है तो मध्याह्न भोजन ने किया है। क्या आप इससे सहमत हैं सुनील जी? जब ये कार्य शुरू हो रहा था मध्याह्न भोजन का, उस समय लोगों में और बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने का मेन उद्देश्य था। बात आ जाती थी कि बच्चे स्कूल आज नहीं, बार बार बोलते हैं चलो पढ़े, स्कूल चले, ये बहुत विज्ञापन करते हैं। तो जो बच्चे महाराज जी शहरों में तो बहुत है, जागरूकता है, आप
मदर फादर पेरेंट्स जो होंगे, बच्चों को तो हमने कहा ना महाराज जी 3rd और 4th से ही भेजने लगते हैं आज़ादी। सवाल आ गया जो एक बड़ा 70% का क्षेत्र है गांव। उन गांव की जब हम चर्चा करेंगे तब हमारे देश का सारा कार्य पूर्ण होता है। उसमें गांव के बच्चों की शिक्षा की जब बात आएगी तो गांव के बच्चे जाते नहीं, उनके मदर फादर उन्हें बोलते नहीं, उनका विकास नहीं हो रहा, मानसिक भी नहीं, शारीरिक भी नहीं और शैक्षणिक भी नहीं महाराज जी। इसलिए कि घर में खाना अगर प्रॉपर नहीं है बच्चे को, आज अपने यहाँ तो उठा बच्चा और 1 गिलास दूध दिया, थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट दिया, टाइम से लंच दिया महाराज जी, उसके बाद 4-5 बजे फिर कुछ दिया, शाम को फिर खाना दे रहे। हम बच्चे का कितना ध्यान रखते खाने पीने का। गांव में कभी किसी से बच्चे से कोई पूछता भी नहीं है, उसकी माँ ही है, एक आध बार पूछ ले कि बेटा चलो खाना खाओ। लेकिन एक मिनट आपकी बात में बता रहा हूँ। आप क्या है उस बात को बहुत लंबायमान कर रहे हैं, चूंकि आपके लिए भाषण तो देने के लिए दूसरी मंच मिल जाएगी, परंतु मैं आपके लिए एक बात कह रहा हूँ सुनील जी, कि आप एक बात बताइए कि मध्याह्न भोजन करने के बाद भी बच्चा पढ़ता नहीं है। हम कई स्कूल गांव में, आप नहीं जाते हैं, आप विधायक रहे हैं, लेकिन हम बिहार करते समय देखा हमने, बिहार प्रदेश में, झारखंड में बच्चे अपनी अपनी थाली लेके स्कूल तो चले जाते हैं, परंतु वो भोजन किया और भागा। बिल्कुल आपकी बात महाराज जी। इसलिए ये क्यों नहीं कहा जा सकता है कि भोजन शिक्षा से नहीं जोड़ा जा सकता है? आपका अनुभव बिल्कुल है, आपने बिहार में जो देखा वो उससे बड़ी सत्यता क्या होगी। बहुत शॉर्ट में ही मैं कह दूं महाराज जी, ये बच्चों के लिए दिया गया था, उनके मानसिक, शारीरिक और साथ में शैक्षणिक के लिए आकर्षित करने का। तो मध्याह्न भोजन उस समय अच्छा लगा, लेकिन आज महाराज जी क्या हुआ, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे देश में सबसे बड़ा अगर कोई हमारा वो है, हमारी प्रगति को रोकता है, तो वो है भ्रष्टाचार। हर चीज में आ जाता है महाराज जी, इसमें भी भ्रष्टाचार आ गया। ये अच्छा दर्शना जी, आप क्या ये बता सकती हैं, आप एक बहुत माती हैं कि मातृमुखेन शिक्षा मातृ हस्तेन भोजनम, तो ऑनलाइन जो शिक्षा हो रही है, इस ऑनलाइन शिक्षा का मातृमुखेन शिक्षा से कितना कटअप है? मुझे अभी इस टॉपिक पर कुछ मालूम नहीं था और अचानक मैं गाड़ी में बैठी और आ गई भतीजे के साथ। तो पर एक बात है कि मेरा जो अनुभव है वो मुझे लगता है कि अगर हमारी मातृभाषा में हमने अगर बच्चों को शिक्षित किया होता तो आज हमारे देश का भविष्य कुछ और ही होता। बहुत सुंदर आपने बात कह दी, मातृभाषा में यदि शिक्षा दी गई होती तो भविष्य कुछ और होता। लेकिन मातृभाषा में शिक्षा देना क्या रोजगारों से वंचित करना नहीं है? एक क्षण महाराज जी, मातृभाषा किसी भी राष्ट्र की नींव होती है, अलग पहचान होती है। तो मेरा जो व्यक्तिगत या और भी जितनी भी भारतीय संस्कृति होती है विश्व में, हर अलग अलग राष्ट्र ने अपनी पहचान में अपनी ही भाषा से ही अपनी पहचान बनाई हुई है। अब अगर हम पुराने अपनी भारतीय परंपरा या भारतीय संस्कार पौराणिक काल से भी देखते हैं तो उसमें एक बात निश्चित होती है कि गुरुकुल परंपरा हमें सभी तरीके से आध्यात्मिक शिक्षा से लेकर व्यवहारवादी शिक्षा से लेकर और संपूर्ण शिक्षा की ओर, संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करने में योगदान देते थे। हमने जैसे देखा हुआ है, अभी हमारे जैसे महाभारत काल में देखते हैं या रामायण काल में, उसमें त्रेता युग द्वापर युग में भी हम देखते हैं कि जो उस समय के 4 वर्ग उनने निश्चित कर दिए थे, तो अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरीके से सबकी एक निश्चित शिक्षा पद्धति होती थी। जो वहाँ के राजकुमार होते थे, जो राजवंशों से जुड़े होते थे, उनको नहीं, आप थोड़े से विषय से दूर जा रहे हैं। विषय से महाराज जी आप संबंध हो विषय पे आ रहे हैं महाराज जी, हम विषय पे ही आ रहे हैं, थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ उनका एक निश्चित, कहना चाहिए कि राजकुमार होते थे, वो एक निश्चित अपने कार्यों में संलग्न हो जाते थे, उनका एक निश्चित रोजगार, व्यापारिक वर्ग व्यापारिक उसमें संलग्न रहता था। अब हमने जो देखी हुई है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो देखी हुई है, और कहें
कि मातृभाषा की उपेक्षा जो अभी होती रही है। हमारा क्या है कि 1991 से पीवी नरसिंह राव सरकार के समय से जब से उदारीकरण हुआ है, तो जब से अंग्रेजी भाषा थोपी गई है, हम इसको थोपी हुई कहना चाहेंगे, तो वहाँ से पूरा का पूरा व्यक्तियों का कहना चाहिए चिंतन या पूरा बदल गया है, हमारा सोचने का नजरिया। उन्होंने क्या है, अंग्रेजी भाषा को ही ज्ञान मान लिया है। नहीं तो ये आप क्या ये कहना चाहते हैं अंग्रेजी भाषा थोपने में पीवी नरसिंह राव का विशेष हाथ है क्या? नहीं, उस समय क्या है, अंग्रेजी भाषा को जो लाए गए हैं, चूंकि क्या है उदारवादी पद्धति हमने अपनाई हुई है और विदेशी कंपनियों का आगमन होने के कारण। हाँ हाँ बोलिए आप कंप्लीट करिए, जल्दी करिए कंप्लीट। जी। तो इस कारण क्या है, हमारा जो समाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अंग्रेजी उसमें स्कूलों में डालना चाह रहा था, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखना चाहता था। मैं बताना चाहता हूँ, अंग्रेजी एक सिर्फ भाषा है, उसको ज्ञान से अपन नहीं तोड़ सकते। अब चूंकि मातृभाषा में आते हैं और मातृभाषा भी तो भाषा ही है सिर्फ, उसे कैसे ज्ञान से जोड़ सकते हैं अपन? मातृभाषा में चूंकि क्या है, बचपन से मातृभाषा हम उसका एक पूर्णतः उसको परिभाषित कर दें, मातृभाषा माँ के समान होती है और माँ से निकली हुई प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण, बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए नितांत आवश्यक होती है और बच्चे का संपूर्ण विकास करती है। तो उससे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमने जो वर्तमान शिक्षा पद्धति देखी हुई है वो कहीं ना कहीं, अगर हम जो वर्तमान स्कूल पद्धति में हम देखते हैं, तो सिर्फ नौकरी पाने के लिए और उसमें से निकले बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उतने अनुशासित नहीं रहते हैं, या कहना चाहिए कि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं रहता, नैतिक मूल्यों की शिक्षा की कमी रहती है। तो वो सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए और अग्रसर रहते हैं, और संपूर्ण व्यक्तित्व अगर कौशल विकास हो जाए उनका, तो वो जैसे हमारे पुरानी जो भारतीय संस्कार पद्धति थी महाराज जी, जो पुरानी पद्धति थी कि एक गांव के अंदर ही संपूर्ण रोजगार उपलब्ध हो जाते थे पुरानी पद्धति में। तो जो भौतिकवाद की ओर अग्रसर हुई है हमारी जो नई पीढ़ी, या हम कह सकते हैं वर्तमान शिक्षा पद्धति के कारण, तो उससे बहुत काफी देखिए हर चुनाव आता है आगम जी, और उसमें हर चुनाव में रोजगार की बात आती है, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो, तो शिक्षा रोजगार के लिए क्या शिक्षा अनिवार्य नहीं है? महाराज जी बीच में 1 मिनट माफी मांगेंगे और थोड़ा सा इतना बोलेंगे कि अगर ये जो रोजगार का विषय है, और अगर हम अपने बच्चों को 5 साल से लेकर अगर हम प्रैक्टिकल शिक्षा देते, लेकिन हमने सिर्फ किताबी शिक्षा दी उनको, आज और भी धर्म के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, उनकी पॉपुलेशन इस स्पीड से बढ़ी और उनका हर बच्चा 4 साल का भी हो तो वो कमाता है और खाता है और वो सब आगे बढ़ गए। लेकिन हम अपने बच्चे को हमने 25 साल तक सीने से लगाया और उसको पढ़ाया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं दी गई। आज अगर रोजगार का विषय है तो आज 10-15 साल का बच्चे को भी अगर प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाए तो वो क्योंकि उस टाइम उसके पास एनर्जी होती है और उसके पास उसकी उस टाइम बुद्धि भी बहुत तेज होती है। प्रैक्टिकल, आप अंग्रेजी का शब्द प्रयोग कर रहे हो, अंग्रेजी का विरोध करती हैं, आप प्रैक्टिकल बोल रही है। हाँ, आप उसे हिंदी में बोलिए ना। हाँ, अगर उसको कुछ काम करने की शिक्षा दी जाए, और हमने देखा है कि जहाँ गैरेज में और कहीं भी छोटे छोटे बच्चे इतने, आप ये बोल दीजिए स्किल से, जिसे योग्यता पूर्ण कौशल पूर्ण शिक्षा देना चाहिए। हाँ, यानी आपका ये कहना है शिक्षा के साथ कौशल जोड़ा जाए, रोजगार न जोड़ा जाए, मातृभाषा जोड़ी जाए। ठीक है, ओके डन होगी बात। मातृभाषा जोड़ी, उन्होंने उर्दू जोड़ी उस बात पे। हाँ, तो वो कर रहे हैं काम। क्या आप अपनी समाज के लोग वैसे आप देख पाएंगे? आज जो हम बच्चे आज यहाँ माइक पे खड़े होके आपसे इस बात पे बातचीत कर पा रहे हैं, हाँ, क्या वो कर पा रहे हैं उस लेवल पे बातचीत? और मनोज सर, मैं आपको बातचीत करना एक अलग है, कितने % लोग बात कर रहे हैं? जैन समाज तो पूरा बात कर रहा है ना। जैन समाज कर रहा है बात। नहीं, जैन समाज से मात्र यहाँ पर विषय नहीं है, यहाँ पर पूरे राष्ट्र का विषय है। राष्ट्र का विषय है। उन लोगों को शिक्षा उनकी मातृभाषा उर्दू में दी जाती है,
तो क्या वो कर रहे हैं? किस आज लेवल आप तक उनकी एक शिक्षा बात है? देखिए, आज हमारे देश के अब्दुल कलाम जी थे, क्या वो इंग्लिश भाषा में पढ़े थे? या बिल्कुल पढ़े थे वो। हमारे अब्दुल घर कलाम का- तो इंग्लिश भाषा में पढ़े थे, अंग्रेजी आज- बोलते थे। आज हमारे घर का उदाहरण लीजिए, मैं दूर नहीं जाती हूँ। आज हमारे डॉक्टर साहब जीवन लाल जी हैं, क्या वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे? हमें या क्या हमारे- पता कौन से व्यवस्था से हमारे पढ़े? भाई जवाहरलाल जी उन्होंने- आज यूनिवर्सिटी उन्होंने के महाराज जी टॉपर आपको रहे, इच्छामी भी वो क्या बोला। इंग्लिश मीडियम में तो पढ़े इंग्लिश थे? सबसे ज्यादा बोलते हो और आप भी बोल रहे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, आप ही कह रही है। हाँ, हम तो प्रैक्टिकल थोड़ी कह रहे रही हैं। हूँ, क्योंकि मैं भी महाराज इसी जी, भाषा भाषा को महाराज जी। एकदम मैं भी इन्हीं लोगों में पली और बड़ी हूँ, तो वो ठीक है कि मैं थोड़े से शब्द ये का बात उपयोग सही कर है। लेती हूँ, लेकिन उस वो मैं समय- कहना है कि क्या वो लोग रोजगार की नहीं, ये तरफ बुआ भतीजी का डॉक्टर नहीं कम्युनिकेशन बने? से बन गया, क्या मैं वो समझ रहा हूँ, नहीं बने? लेकिन क्या सवाल- वो विदेशों में जाके अपना लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो वो क्या उन्होंने हिंदी में पढ़े लिखे नहीं है? हमें महाराज जी, अपनी मातृभाषा महाराज में जी, शिक्षा में एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो बुआ ने बताया ना, तो डॉक्टर जीवन लाल जी बाबू जी, जो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आपको इच्छा भी बोला, अलग से बोला और आने की इच्छा भी जताई थी। दूसरे ने भी। भाई जो छोटे हैं, वो डॉक्टर जवाहरलाल जैन हमारे भाई, उनसे छोटे जो हैं, आज यूनिवर्सिटी के टॉपर, आज वो अमेरिका नहीं, इस बात को मैं मान ले रहा हूं, क्योंकि मैं आपके लिए एक बात बहुत अच्छी, मैंने अभी एक कहानी लिखी थी और वो कहानी मैंने समझ सका, मातृभाषा की कहानी लिखी थी कि मातृभाषा उसके हमने दिया था नीति दर्शन। तो उसमें क्या है कि एक चीज होती है कि मातृभाषा जो होती है, कई ऐसे हैं कि जिन्होंने हिंदी के माध्यम से, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, जैसे सुरेश चंद्र जैन कलेक्टर बने, राहुल जैन कलेक्टर हैं, इसके उपरांत हमारे जैसे डॉक्टर जीवन लाल जी की बात आ रही है, इसके जवाहरलाल जी की बात आ रही है, इसके उपरांत हमारे यहाँ कई ऐसे डॉक्टर हैं और कई ऐसे विद्वान हैं जो वो चोटी पर पहुंच गए, जो हिंदी माध्यम से ही पढ़े हैं। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि रोजगार मूलक शिक्षा को बनाया जाए या कौशल मूलक बनाया बस जाए। बस महाराज जी, ये है पॉइंट के। महाराज जी, मैं एक बात बताऊं, आज भी महाराज जी दवाइयों के ऊपर हिंदी में कोई डॉक्टर ना प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, नहीं ना लिखता। आपको मिलेगी, सब इंग्लिश में मिलेंगी। उसके कुछ रीजंस होते हैं महाराज जी, जैसे बुआ ने कहा, हमारी बेसिक मातृभाषा तो हिंदी है ही, वो तो रही, प्राथमिकता ही होना चाहिए। बट महाराज जी, जब कभी मौका मिलेगा आपको, आपके बच्चे को आगे जाना है, आपने पुणे पढ़ने भेजा महाराज जी, या बेंगलोर, सागर से क्यों भेजा? कभी आपको लगेगा कि नहीं, वहां की शिक्षा यहां से बेहतर है, वहां से हमारा बच्चा लौटेगा, तो लौटने के पहले उसका नौकरी लग जाएगी महाराज जी। ठीक, अब वो क्यों लग जाएगी महाराज जी? क्योंकि उस सेंटर की, जिस सेंटर में बच्चा पढ़ रहा है, बेंगलोर में, पूना में, हैदराबाद में, कहीं भी ले लो आप, बड़ी उसमें, बॉम्बे में, दिल्ली में, उस सेंटर से निकलने वाले बच्चों का आज तक का जो एक इतिहास है, जब वो इतिहास उठाते हैं कि कोटा भैया भेजो कोचिंग को, का है, उनने कहा पिछली बार इतने लोग आईएएस आईपीएस में निकले, उसके पहले इतने निकले। तो शिक्षा महाराज जी वो जुड़ी है महाराज जी, वो शिक्षा आपकी रोजगार से जुड़ी है, घटी नहीं है, और जोड़ना ही अनिवार्य है। इसमें लेकिन एक सुनील जी, एक से बात करना चाह रहा हूं। आपने कहा है कि इस कॉलेज से या उसका नाम जो हुआ, तो वहां पर उस कॉलेज का नाम कब हुआ? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, उस बच्चे के कौशल से हुआ था, हाँ, कि बच्चे के कौशल से? मैं शिक्षा से हुआ था, इंग्लिश मीडियम से हुआ था, कि बच्चे का कौशल उस पर गया? भैया जी, हर व्यक्ति की क्षमताएं हैं, जैसे महाराज जी कहते हैं ना कि आपके अंदर भी भगवान है, आप भी मुनि बन बच्चे सकते के हो, कौशल- उसको निखारने की जरूरत है। वो निखारता कौन बच्चे है? के कौशल शिक्षा। को भी- नहीं, या महाराज जी, एक प्लीज उसके टैलेंट को, एक मिनट, इसमें एक भ्रम पैदा हो रहा है सुनील जी, हमारा जो विषय है मुझसे भटक रहे हैं। ठीक, हमारा विषय है राष्ट्र की रक्षा, ठीक, राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा। उस पे आ जाते हैं। तो संस्कृति की रक्षा के लिए तो जब कोई व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है जब राष्ट्र के लिए काम करे। जो बेंगलोर गया, पुणे गया, अमेरिका गया या कहीं गया, वो स्वयं के लिए गया, उसने अपने परिवार के लिए भी नहीं किया, स्वयं के लिए स्वयं किया। के लिए किया है। स्वयं के देश- लिए। देश क्योंकि के लिए एक मेरा- चीज और मैं बताऊं कि जैसे आज एक ट्रेड बन गया है, फैशन बन गया है,
वो फैशन ये बन गया है कि व्यक्ति अपने बच्चों को सीधा का सीधा उच्च संस्थानों में भेज रहा है और उसके मातृ संस्कार बिल्कुल नहीं है। जब उनके परिवार के प्रियजनों का वियोग हो जाता है तो वो फोन कर देता है कि मैं 1 महीने तक नहीं आ पाऊंगा, आप इनका सब कुछ कर लेना। ये नैतिक पतन है महाराज जी आज जो शिक्षा चल रही है, परिवार नैतिक को पतन वाली शिक्षा चल रही है। परिवार को विखंडित करते हुए धीरज जी परिवार को विखंडित करते हुए यदि शिक्षा होगी तो परिवार जब विखंडित होगा तो समाज विखंडित होगी, समाज विखंडित होगा तो राष्ट्र विखंडित होगा। इसलिए इस राष्ट्र निर्माण और संस्कृति निर्माण की शिक्षा नहीं कहा जा सकता। चलिए बोलिए मनोज जी, आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल महाराज जी, आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि राख के ढेर पर, राख की नींव पर निर्माण तो हो सकता है, लेकिन मातृभाषा और संस्कारों से हीन जो विचार रहेंगे उस पर कभी कोई देश का निर्माण नहीं हो सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत जबरदस्त तरीके से पतन हो रहा है। जो शिक्षा की पद्धति में जो त्रुटियां रही हैं उसके कारण नैतिक मूल्य, व्यवहारिकवादी शिक्षा और इनमें संस्कारों की कमी के कारण हमारी जो देश है, राष्ट्र समाज है, वो भ्रमित हो रही है। और उससे मैं इस बात के लिए इनका कमेंट से लेना चाहता हूं धीरज जी का। धीरज जी, आप ये बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि जो वर्तमान में उच्च शिक्षा की ओर जा रहे हैं वो ड्रग्स की ओर क्यों बढ़ जाते हैं? तो जो ड्रग्स की ओर बढ़ गए वो युवा शक्ति, इसमें सबसे बड़ा कारण है महाराज जी, जो आज शिक्षा पद्धति में शिक्षक का आचार जो होना चाहिए, जो शिक्षक का आचार ही स्वयं सही नहीं है तो विद्यार्थी के आचार को क्या सही करेगा? नहीं, जो शिक्षक का चयन किया जाता है उस समय आचार व्यवहार देखते कि नहीं देखते? पहले तो यही देखा जाता। सुनिए जी, आप तो जुड़े हो ना राजू महाराज जी, ये बात सही है कि जो सेंटर्स होते महाराज जी, चूंकि कहीं हम लोग भटक जा रहे हैं, हमें आपकी बात पे एंड करना है। मातृभाषा और देश को और राष्ट्र को समर्पित और सैन्य शिक्षा वाला लास्ट बिल्कुल एंड करेंगे। लेकिन महाराज जी, जब हम बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज कहीं भेज देते हैं, कहीं भेजा बाहर, कहीं न किसी में, और वहां वो जो उसमें हॉस्टल में रहने लगता है जब बच्चा, और हॉस्टल में अच्छे और बुरे दोनों कार्य शुरू हो जाते महाराज जी। चूंकि हमारे 90% बच्चे पढ़ने गए, लेकिन 10% बच्चे ऐसे हो जाते महाराज जी जो कहीं ना कहीं इस कार्य में उनको पकड़ लिया जाता है। ड्रग्स व्रग्स, स्मोकिंग, ये वो, ड्रिंकिंग, और वहां बच्चों को महाराज जी बिगाड़ने का काम भी शुरू होता है। यही तो है कि 100 में से महाराज जी 50 निखर के आ जाते हैं, 50 पीछे रह जाते हैं। नहीं, यही सब कारण हो जाता है। आप तो ये बताइए, जो बात ये आई, धीरज जी ने कहा था कि शिक्षक का चयन जब किया जाए, शिक्षक वो होना चाहिए जो आचारवान हो, बिल्कुल, अच्छा, जिसका चरित्र अच्छा है जी। पर आज तो शिक्षक के एक मिनट आगम जी, मैं आपसे कमेंट ले रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। एक बात यह है कि जब शिक्षक का चयन किया जाता है तो उसकी सिर्फ स्किल्स किस बात की देखी जाती है? बौद्धिक देखी जाती है। ठीक, धीरज भैया जी, ठीक। महाराज जी, सुनील भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो शिक्षक का चयन हो रहा है मात्र डिग्री के आधार पर हो रहा है, उसके अनुभव के आधार पर नहीं हो रहा है महाराज जी। यदि अनुभव के आधार को देखा जाए, पहले साथ में डिग्री देखी जाए, शिक्षक बनने के लिए जो रखने वाली शिक्षा दी जा रही है, किसी इंटरव्यू के उनको शिक्षक बनाया जाता था। आज तो शिक्षा के लिए जो कंपटीशन हो गया है उसके लिए हो गया कि उनकी सैलरी। और महाराज जी, लोगों के अंदर एक भावना ये ज्यादा आ गई है कि जैसे गांव में है, उनने कहा कि नियुक्ति यहां हुई, गांव में महाराज जी जाना नहीं चाहते, तो वो क्या करेंगे, एक कोई भी लड़के को पकड़ा, उसको रीअपॉइंट किया, अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया और कहा कि भैया तुम बच्चों को देखो। ये तो ठीक है, ये तो एक भ्रष्टाचार पता है शिक्षा का। लेकिन एक बात है, सुनिए, उस पे आ गया। प्लीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो शिक्षक का चयन महाराज जी, एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत की आजादी के लिए शिक्षा संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें BHU, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बिल्कुल महाराज जी, दिल्ली विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, और यहां इस सागर के एक बहुत बड़े
सरहसी गौर बहुत बड़े सपूत को लोग भूल चुके हैं। कल तो जयंती है उनकी महाराज वो जी। खूबचंद सोधिया हरि थे। सिंह, अच्छा खूबचंद सोधिया हाँ, इस सागर के सबसे पहले सांसद चुने गए, और जो शिक्षा संस्था में जनता हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे जी। इसका किसी को ज्ञान नहीं है। जब मैं शिखरजी में था तो उनका बायोडेटा निकाला तो मैं खुद दंग रह गया कि वो राष्ट्र से कितने जुड़े थे। वो जब सांसद चुने गए तो उनका देशभक्ति उनकी सबसे ज्यादा थी, उन्होंने देशभक्ति निकाले और उनका नेहरू जी से विरोध हो गया, इसलिए उन्हें दोबारा सांसद नहीं बनाया गया और शिक्षा के कारण से विरोध हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे भारत देश का दुर्भाग्य इस बात का है। आगम जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आगम ये बताओ कि अनुभवी शिक्षक चाहिए या आचार वाला शिक्षक चाहिए या देशभक्त शिक्षक चाहिए? हमें अकेला कोई एक शिक्षक नहीं चाहिए, हमें तीनों मिला के चाहिए। समावेश वाला आज शिक्षक। समावेश जो होना चाहिए। और आप जो हमारी बात आई कि ड्रग्स की भी बात हुई, हमारी मातृभाषा की भी बात हुई। ड्रग्स तो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, उसमें बच्चों की गलती नहीं है, उसमें सरासर सारी गलती प्रशासन और कॉलेज वालों की है कि आपको पता होते हुए भी आप ड्रग्स अंदर कैसे आने दे रहे हैं। बच्चा इतना ज्यादा हो गया कि आपके कैंपस में खुद ही आप ड्रग्स छुपवा रहे हो। ऐसा नहीं होता है, दिख जाता है कहाँ छुपा हुआ है। तुमने बीड़ी पी कि नहीं पी? नहीं महाराज जी। महाराज जी, आपने पी बीड़ी? इसमें एक बात हम कहना चाह रहे हैं, जो अपनी नई शिक्षा नीति आई हुई 2020 में, इसमें जो इतने जो दोष पे अपन चर्चा कर रहे थे उसमें बहुत कुछ सुधारात्मक इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई है। जैसे कि उनने कहा है, अभी तक क्या है, शिक्षक भर्ती जो होती थी उसमें किसी प्रकार के इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं होती थी, मतलब उनका साक्षात्कार नहीं लिया जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत अब उनको 20 अंक या एक निश्चित अंक अलग अलग उस व्यवस्था में साक्षात्कार के तहत, तो उनका व्यक्तित्व, नैतिक मूल्य, जवाबदेहिता, ये सब चीजें उनके उन गुणों के लिए उनको परखा जाएगा। नहीं, अच्छा, आप जो है ना ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं महाराज जी, उसमें आप करिएगा। शिक्षा नीति का विजन मेरे पास है, इसमें बताइए कहाँ लिखा है कि शिक्षक के लिए इंटरव्यू में 20 अंक दिए जाएंगे और ये अनुभव और देशभक्ति के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे? महाराज देशभक्ति वाला महाराज जी सही कह रहे हैं, देशभक्ति वाला तो कॉलम ही नहीं है, ये लफाजबाजी है, देशभक्ति लफाजबाजी है। महाराज जी देखिए, चलो भैया जी मैं एक और सुने, मैं आपको बता दूं, जो 2020 की शिक्षा नीति तैयार हुई है रंगनाथन जी की अध्यक्षता में, उसमें कहीं भी शिक्षक के संबंधी कोई भी विषय बात नहीं रखी गई कि उसका चयन किस आधार पर किया जाएगा। अब आपने वहां पर ये तो कह दिया 5 5+3+3+4 इनका माध्यम तो आपने बता दिया, पर उसमें आपने किसी भी प्रकार की नैतिकता की बात जो होना चाहिए थी, नैतिक मूल्यों का आकलन नहीं आया उसमें। लेकिन एक बात क्षमा चाहते हैं, सुनिए, नैतिक शिक्षा या संस्कार शिक्षा या देशभक्ति की शिक्षा या ये इतिहास की शिक्षा, ये तो शिक्षक देगा ना। और जब शिक्षक स्वयं उससे शून्य होगा तो ये शिक्षा, नई शिक्षा नीति क्या कर लेगी? महाराज जी बिल्कुल सही, मनोज बहुत बढ़िया बात है महाराज जी। शिक्षकों के रोल भी खत्म हो रहे हैं अब शिक्षा में, शिक्षकों के रोल खत्म हो रहे हैं। अब शिक्षा हो गई महाराज जी इंटरनेट की, अब बच्चे इंटरनेट पे सारी शिक्षा अपनी ग्रहण कर रहे हैं। ये है हमारा पतन शिक्षा का सबसे बड़ा महाराज जी। इसका एक कारण ऑनलाइन शिक्षा होने से एक सबसे बड़ी बात आने वाली है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे मनोज जी? जी पता जी महाराज जी, कि गुरु और शिष्य का संपर्क पूरा चेतन आत्म खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल महाराज जी। और जब चेतनात्मक संपर्क समाप्त हो जाएगा तो उस समय आत्मीयता, स्नेह, वात्सल्य और इसके साथ साथ वहां पर एक चीज खत्म हो जाएगी, वह खत्म हो जाएगी सामंजस्य। जी महाराज जी, इसमें क्या है, अगर तो क्या ये अपन इस मंच के माध्यम से नई शिक्षा नीति बनाने वालों को ये दे सकते हैं कि शिक्षक कैसा होना चाहिए? इस पर विचार क्यों नहीं किया गया? शिक्षक के गुण तो होना चाहिए। नहीं, हमने बीएड किया है, हमने एमएड का कोर्स भी किया है और मैंने एक एमएड पर पीएचडी कराई थी।
अर्चना जैन को और एक ब्रह्मचारिणी सपना जैन को, 2 PhD कराई मैंने शिक्षा पर। धीरज जी आपकी जानकारी है? एक मिनट प्लीज। तो उसमें शिक्षक के गुण निश्चित तौर पर पूरे लिखे हैं। शिक्षक के गुण तो लिखे, उसके लिए नकार नहीं है, क्योंकि जब पहले हम लोगों को भी पढ़ाने स्कूल में जब हम जाते थे पढ़ने के लिए, तो उस समय जो शिक्षक होते थे वो भी एक मर्यादित ड्रेस में, ठीक है, मर्यादित खान पान में, भैया बहुत मर्यादित खान पान ड्रेस के साथ साथ उनके पास सबसे रहता था व्यवहार, बच्चे से किस तरीके से शिक्षक उस समय भी ऐसे होते थे। मेरे एक शिक्षक थे, वो बच्चों को भगवान बना देते थे। सब बच्चे भगवान बन जाओ आंख बंद करके, और वो घिस करके और फाड़ करके कहते थे अब मिट जाओ भगवान। अब हमारे शिक्षक तो ऐसे नहीं थे। धीरज भैया जी, बात ये है कि जब धीरज भैया जी आप वहां बैठे माइक हो, का उपयोग करो, हम आपको देख रहे, दर्शन जी आपकी माइक का चर्या, उपयोग करो, तो हम नीचे बैठ रहे, आपकी चर्या देख के ही सीखेंगे। हम उतना ही सम्मान आपका तब करेंगे जब हम आपको देखेंगे। बिल्कुल सही है। महाराज जी ने कहा कि ये वाला सिस्टम जो मास्टरों का जो बहुत बदनाम हुए मास्टर, बट मैं जो कह रहा हूं कि इंटरनेट और स्कूल में जाके शिक्षा में अकेला शैक्षणिक नहीं, पूरे शरीर का, और महाराज जी उठना बैठना चलना सीखना, लोगों का कैसे रिस्पेक्ट करना, सब कुछ सीखता है बच्चा स्कूल में। लेकिन इसके लिए वो सब खत्म हो जाएगा। एक अब वो घर पे महाराज जी बच्चों के लाड़ प्यार में ही रह जाएगा। प्लीज आपकी बात से यहाँ पर केंद्रित हो रही है। एक मिनट प्लीज आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। एक बात है सबसे बड़ी इसमें कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, अगर प्राथमिक स्तर में जो प्रभाव पड़ता है, बच्चा जो जीवन में 3 साल में सीखता है, वह अपने जीवन का 80% सीखता है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा रहा है। इस बार नीति जो आई है उसे जो प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर दिया गया है, इस बार इस सरकार से हम संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने मातृभाषा पे जोर दिया है कि आप और वही मातृभाषा जल्दी बच्चे के अंदर संस्कार करता है बच्चा। लेकिन यहाँ पर अभी ये आप कोई सपना न देखें कि वो वहां पर देशभक्ति के संस्कार दे पाएगी या मातृभाषा का संबंध करा तो पाएगी। नहीं, मातृभाषा जहां आएगी वहां देशभक्ति भी अपने आप आएगी। नहीं, जब तक अंग्रेजी विदेशी की गुलामी नहीं जाएगी। अंग्रेजी तो उसमें मना कर दिया ना, अंग्रेजी जरूरी नहीं है बच्चे के लिए उस समय। नहीं, मातृभाषा में अंग्रेजी जरूरी नहीं है। यदि बच्चे का मन है तो अंग्रेजी स्वीकार करे, अन्यथा स्वीकार नहीं है, जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी। नीति में इस बात होता है। अंग्रेजी तो एक ऐसी जरूरी चीज है कि आपको वो बड़ी क्लास में आके जब एक पीरियड आपका अंग्रेजी का लगता है, अंग्रेजी संतुष्ट नहीं है। आप मेरी बात को उल्टा समझ रहे हैं, मैं आपको सीधा समझा रही हूँ कि अंग्रेजी ऐसी नहीं है कि आपको मीडियम से पढ़ना पड़े। आपने अपनी मातृभाषा में पढ़ा, उसके बाद आपके पास एक पीरियड अंग्रेजी का है कि आप अंग्रेजी सीखिए, बस बहुत और फिर आगे की किताबों को आपको पढ़ना है। चलिए अब जाइए। अब सब लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अपने पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं और 4 मिनट में अपन को पूरी बात करना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सैन्य शिक्षा इजराइल में दी जाती है, हर विद्यार्थी को सैनिक शिक्षा लेना पड़ती है। तो क्या भारत में भी सैन्य शिक्षा की जाए, सैन्य शिक्षा अनिवार्य की जाए? बिल्कुल अनिवार्य की जाए, इसमें बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा नीति में सैन्य शिक्षा को जोड़ना चाहिए था, बहुत जरूरी है। चलिए, तो राष्ट्र रक्षा की दृष्टि से सैन्य शिक्षा अनिवार्य है, संस्कारी शिक्षा अनिवार्य है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल महाराज जी। फटाफट 30 सेकंड में कमेंट देना। बिना सैन्य शिक्षा के, बिना सैन्य भाषण नहीं देना, आप कमेंट दीजिए। सैन्य शिक्षा त्याग, बलिदान, राष्ट्र निर्माण के लिए और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासन, बच्चे में अनुशासन का गुण सबसे ज्यादा संस्कार शिक्षा होगी, वो संस्कार शिक्षा होगी। सैन्य शिक्षा में सबसे ज्यादा अनुशासन होता है महाराज जी, त्याग का भाव आता है, और संस्कार शिक्षा के माध्यम से समाज का निर्माण होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण। ओके, आपकी बात हो गई पूरी। अब ये बात आ रही है कि सैन्य शिक्षा तो अनिवार्य करना चाहिए, शिक्षक के गुण भी आना चाहिए, और शिक्षक गुणवान और क्वालिटी वाले शिक्षक होना चाहिए। सबसे मुख्य रूप से चारित्रवान होना चाहिए। एक सब्जेक्ट जो होता है एनसीसी, हाँ, होता वो ऑफर दिया जाता है, तो जो बच्चे उसको ले लेते हैं वो
आज हमारे देश में कंपलसरी नहीं है महाराज जी, आप भी जानते हैं बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, जैसे आपने उदाहरण दिया इजराइल का, चाइना का, वहां के बच्चे जो होते हैं वो राष्ट्र की धरोहर होते हैं, यहाँ के बच्चे अपने परिवार की धरोहर होते हैं महाराज जी। वहां राष्ट्र ये है महाराज जी, वो जो कह देंगे वो बच्चे, ये जो है ना मनोज, ये अब अपने पिता का नहीं रह गया महाराज जी, ये वहां की कंट्री का होता है, जो वो चाहेंगे वो बनाएंगे, और इसको जो बनना है वो वहां बात करेगा, वो मदर फादर से उसका रिश्ता कम हो जाएगा महाराज जी। ये आपका कहना ये है कि वहां पर बच्चे के अलग अलग है ना, बच्चे की शिक्षा के जितना भी क्रम चलता है वो राष्ट्र नीति से चलता है और भारत में परिवार नीति से चलता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये आपने कह दिया, तो इसे इस नीति राष्ट्र नीति से बनाने की आवश्यकता है और नई शिक्षा नीति ने एक कौशल का सबसे बढ़िया काम किया है, कौशल को लाया है, जो कौशल के साथ साथ उन्होंने एक चीज और दी है, लेकिन एक चीज सबकी सब चलने वाली है शिक्षक की योग्यता पर, बिल्कुल है, और शिक्षक की रुचि पर। बिल्कुल बेईमान शिक्षक नई शिक्षा नीति का बहाना नहीं कर सकते हैं, ये बात आप सब लोग मानेंगे शायद। चलिए महाराज जी, अपना समय हो चुका है महाराज जी, अभी एंड में आपकी जो बात है उसका कंक्लूजन। आज समय की मांग है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये सैन्य शिक्षा ऐसा तो नहीं कहीं हम हिंसा की शिक्षा में चले जाएं। नहीं, आज सैन्य शिक्षा हमारी सुरक्षा महाराज जी इसका जवाब हम देना चाहेंगे। हमारी सुरक्षा के लिए हमें प्लीज, समय हो चुका है महाराज जी, सिर्फ एक समय हो गया है, समय हो गया है यहाँ आने का। आपके पास जो आपने टॉपिक लिया महाराज जी, एक घटनाएं जो बहुत हो रही, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, अधिक बोझ शिक्षा का, बहुत टेंशन, इसलिए उसे कम किया गया। नहीं, वर्तमान शिक्षा नीति में महाराज जी आपकी बात कर रहे हैं, नैतिक मूल्य के साथ आध्यात्म उपयोगी शिक्षा अनिवार्य है, उससे बच्चे उनमें आत्मबल पैदा होगा, उससे बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, और ये हमारे देश के बच्चों के हित में होगा महाराज जी। और मातृभाषा की बात, चलिए अब हमारा वो भी बहुत अच्छा समय समाप्त हो गया है, और समय समाप्त होते ही हम एक निर्णय पर पहुंचे हैं कि योग्य शिक्षकों की, रुचिवान शिक्षकों की और समर्पित शिक्षकों की आवश्यकता है। शिक्षक ही शिक्षा को दिशा देगा, और शिक्षा नीति निर्माण करने में यदि शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए तो अच्छी शिक्षा नीति बनेगी। साथ में एक बात और कही, मातृभाषा में जो वर्तमान नई शिक्षा नीति आई है, जो लागू हो रही है, जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड ने कल ही इस नीति को लागू कर दिया है और सारे राज्य इसको लागू करेंगे, तो यदि ये शिक्षा नीति हमारी सफल होती है तो शिक्षा राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी पूर्ण रूपेण देगी। और इस तरीके से आज हम एक निर्णय पर पहुंचे हैं कि अभी शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी थोड़े से एक सुधार की आवश्यकता है, जो हो सकता है कि हमारा ये वीडियो राजनीतिक लोग सुने और राजनीतिक उपयोग ना करते हुए इस बात को प्रधानमंत्री तक भेजे, राष्ट्र के निर्माताओं तक भेजे, जो शिक्षा नीति का निर्माण करते हैं उन तक ही बात पहुंचे, तो ये हमारी संगोष्ठी सफल होगी और वाक युद्ध भी बहुत सफल होगा। और सारथी समूह ने जो वाक युद्ध रखा है, आज एक नई दिशा पैदा करने के लिए रखा है, उनके लिए भी हम सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज का ये कार्य यहीं पर कल के इंतजार के साथ समाप्त। सभी अतिथि गणों का बहुत बहुत धन्यवाद, वो आए और अपने विचार रखे, हम उनको सम्मान पूर्वक बंद है। सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री R.K. जैन इंजीनियर साहब, चातुर्मास कमेटी नेहानगर अध्यक्ष, आएं और सुनील जी का सम्मान करें। सर। श्रीमती दर्शन जी जैन का स्वागत के लिए मैं
आमंत्रित करता हूं सर को। ठीक है, उनके लिए बदनामी मेरे आवाज आ रही है? बारंबार। और हमारे बीच मनोज सक्सेस जी का स्वागत के लिए मनोज भैया। और कल का विषय है हमारा, बहुत गजब का है। इंडिया नहीं भारत बोले और भारत से आपा खोले। भारत से आपा खोले। हमारे धीरज भैया जी। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर। दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।